नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन रेमल के बारे में, जो कि 25 मई या फिर 26 मई के सुबह तक जो है वो बंगाल की खाड़ी को टच कर जाएगा। ठीक है, इसकी पुष्टि की गई है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा और क्लियर कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है लगातार चक्रवात रेमल जो है आगे बढ़ता जा रहा है और 24 मई तक डिप्रेशन में बदल सकता है। तो हम लोग ध्यान से देख लेंगे आगे के लेक्चर में, जब इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि कोर ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है। ठीक है, जिस समय जो है एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वहां से ही साइक्लोन की शुरुआत होती है। कोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोन स्टॉर्म, उसके बाद सेवियर साइक्लोन, उसके बाद वेरी सेवियर साइक्लोन। हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात कैसे शुरुआत होता है चक्रवात का, ठीक है, उसके बाद इससे क्या क्या हानि हो सकती है। तो जितने भी कोस्टल रीजन हैं पे ऑफ बंगाल के, बंगाल की खाड़ी के, तो वहां पे क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वहां के राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स ली जा रही है जिससे कि कम से कम आपदा का नुकसान हो सके उन राज्यों में। हम लोग जान लेंगे कि बंगाल की खाड़ी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेंगे कि कितना बड़ा ये खाड़ी है, ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी क्या उपयोगिता है पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर जैव विविधता के लिए जो है। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा है कि पश्चिम और उत्तर में अनिर्धारित सीमाएं जो है वो देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन में अगर अरुणाचल प्रदेश को देख ले तो वहां पे जो है अच्छे तरीके से निर्धारित नहीं हुई है सीमा। वहीं अगर वेस्टर्न साइड में देख ले, ठीक है, जहां पे गुजरात है उसके साइड में जो है अरब सागर में जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है, वहां पे भी जो है निर्धारित नहीं किया गया है अच्छे तरीके से सीमा को। इससे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, हर एक आर्टिकल के बाद जो है उससे संबंधित पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट करें जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको सुधार सकूं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है दक्षिणी प्रवास, इसमें मेनली बात किया जा रहा है अंटार्कटिका में आजकल लगातार जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उस क्षेत्र में प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं की लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो है भारत के द्वारा जो है अंटार्कटिका में अनियमित पर्यटन का विरोध जारी रखना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग अंटार्कटिका के क्षेत्र में वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने में सफल हो, वहां की अक्षुण्णता को सुरक्षित रखने में सफल हो सके। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लगातार देखा जा रहा है कि आज जो है छठा फेज का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 25 मई है आज। ठीक है, उससे पहले जो है 5 चरण का चुनाव हो चुका है लोकसभा का, लेकिन लगातार देखा गया है कि मतदाताएं जो है वो बहुत कम ही शामिल हुए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट फेज में जो है मात्र 66% वोटर शामिल हुए, उसके बाद सेकेंड फेज में भी 66%, थर्ड फेज में भी 65%, फोर्थ फेज में और कम हो गया 62%। तो इसके बहुत से कारण हैं, जैसे खराब मौसम, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आर्थिक चिंताएं, मतदाता की उदासीनता सहित बहुत से कारण जो है कि 2024 में मतदान में कमी देखी गई है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है जिस कारण भारत में जो है लगातार मतदान में कमी देखी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की मजबूती प्रभावित होती है। यहाँ पे तुलना किया गया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका में जो है हमेशा कहा जाता है कि उच्च मतदाता मतदान को अक्सर जो लोकतंत्र होते हैं उसके लिए फायदेमंद मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी जितने भी नागरिक हैं, जितने भी वोटिंग के लिए एलिजिबल नागरिक हैं, वे जरूर जाकर मतदान करें, तभी तो हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो पाएगा। अगर 60% ही वोटिंग हुई तो 40% ने तो अपना प्रतिनिधि चुना ही नहीं, और सिर्फ 60% में वोटिंग हुई और उसमें भी 30% में सरकार बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 70% लोगों की बात जो है वो नजरअंदाज कर दी गई और सरकार बना लिया गया। इसलिए जो है प्रयास करें कि जितने भी एलिजिबल हैं मतदान करने के लिए अपने क्षेत्र में जाकर मतदान करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन रेमन के बारे में। ठीक है, चक्रवात रेमल के कल बंगाल के निकट पहुंचने की संभावना है। 25 मई यानी कि आज के दिन
शाम में, इवनिंग में, या फिर 26 तारीख को जो है वो बे ऑफ बंगाल को टच करने की संभावना जताई जा रही है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात रेमल होता क्या है। ठीक है, तो 22 मई 2024 को सुबह सुबह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे फिगर में दिया गया है, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, और उससे सटे पश्चिम मध्य भाग में एक नया लो प्रेशर बना, ठीक है, कम दबाव वाला क्षेत्र पाया गया। उसी को कहा जाता है कोर ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले जो है चक्रवात की शुरुआत इसी तरह से होती है, जब कहीं पे लो प्रेशर बनता है, उसके बाद डिप्रेशन में बदल जाता है, उसके बाद डीप डिप्रेशन में बदल जाता है, उसके बाद साइक्लोन स्टॉर्म में बदल जाता है, उसके बाद सेवियर साइक्लोन बन जाता है, वेरी सेवियर साइक्लोन बन जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है किसी भी चक्रवात को और ज्यादा मजबूत होने में। तो यहाँ पे कहा जाता है भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दावा है कि यह तूफान जो है वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और 24 मई तक डिप्रेशन में बदल सकता है। उसके बाद तूफान के उसी रास्ते पर रहने के कारण और भी शक्तिशाली होने की संभावना है। तो 25 मई की शाम तक, ठीक है, यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और उससे सटे उत्तर पश्चिम में होगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे टच करेगा, जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं, 25 मई के शाम में या फिर 26 तारीख के सुबह में। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरिंग इंटेंसिफिकेशन, गहनता के पक्ष में स्थितियां क्या क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के, ये ध्यान रखिएगा, नेवी के ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने कहा है कि तूफान और मजबूत होने के लिए मौसम की स्थिति अच्छी है और गर्म समुद्री सतह 28 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस है और कम ऊर्ध्वाधर पवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है अगर तूफान और ज्यादा मजबूत हो। तो ये स्थितियां सिस्टम को आवश्यक तापीय ऊर्जा प्रदान करती है और वातावरण में स्थिरता लाती है। इसके अस्तित्व और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो चक्रवात रेमल का संभावित गठन कैसे होता है। ठीक है, तो अमेरिकी वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली, ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आंसर में आप मेंस में लिखिएगा चक्रवात के बारे में, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो ये स्टेटमेंट देते हैं चक्रवात के बारे में। तो अमेरिकी वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली के पूर्वानुमान के आधार पर 26 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में चक्रवात रेमल बन सकता है। इसके अतिरिक्त द वेदर चैनल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, द वेदर चैनल ने स्वीकार किया है कि चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। हालांकि इसने क्लियर कहा है कि इसके गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। अब इसके भविष्य में क्या प्रभाव होंगे, उसके निहितार्थ क्या होंगे और तैयारियां क्या क्या की जा रही है इस चक्रवात से बचने के लिए, कम से कम जोखिम हो उस राज्य में जो भी कोस्टल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमडी का कहना है कि 25 और 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि अन्य जिलों में भारी बारिश होगी और पूर्वोत्तर भारत में खासकर मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर जैसे जगहों पर भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा 26 से 28 मई के बीच जो है TWC द वेदर कंपनी ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, जितने भी ईस्टर्न क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, जैसे राज्यों में भारी बारिश हो सकती है 26 से 28 मई तक। ठीक है, लगभग 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो इसके निहितार्थ और तैयारी क्या की गई है, तो स्थानीय सरकारों और उन जगहों पर रहने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि वे हर चीज पर नजर रखें, हर एक बदलाव पर नजर रखें मौसम की, और खराब मौसम के लिए तैयार रहें। इससे पता चलता है कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना और आपदाओं के लिए पहले से योजना बनाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उड़ीसा जो है उसका सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक है, लगातार जो है वहां पे डिजास्टर या फिर बाढ़ या फिर चक्रवात से जो है जोखिम या फिर मानव की क्षति बहुत कम हो गई है, क्योंकि उसका जो सिस्टम बनाया गया है खास के आपदा से निपटने के लिए वो बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरे राज्यों को, दूसरे कोस्टल रीजन को भी सीखने की आवश्यकता है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या पहले से तैयार हो रहना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वानुमान जो लगाया जाता है इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इससे पता चल जाता है कोस्टल रीजन को कि कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है ये चक्रवात, उसी अनुसार से तैयारी की जाती है। ठीक है, तो खास तौर पे उन जगहों पर जहां चक्रवात का खतरा ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, वहां से इवैक्यूएट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि मानव क्षति कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि इंसान की क्षति हो गई तो उसको पूर्ति नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जान मान की हानि होती है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
बे ऑफ बंगाल जो है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है, जो 21,72,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, 21,72,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है बे ऑफ बंगाल। हिंद महासागर का यह हिस्सा उत्तर पूर्व में है और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सभी इसके किनारे पर है। ठीक है। व्हिसलर जो कि बिजली के कारण उत्पन्न होने वाली कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे हैं, खाड़ी में होने वाली एक अनोखी घटना है। ठीक है, व्हिसलर याद रखेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल एक वर्ड ही दे दिया जाता है यूपीएससी में और उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यह अत्यंत दुर्लभ ओलिव रिडले कछुआ का भी घर है उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा जो है ओलिव रिडले जैसे कछुए का स्थानीय घर है। और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा सबमरीन फैन जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही है। तो इस क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं तथा अप्रैल से नवंबर तक विशेष चक्रवात का मौसम रहता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने पढ़ा चक्रवात रेमल के बारे में। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन समझ जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है चक्रवात से संबंधित। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है जेट धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है। तीसरा स्टेटमेंट है चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा जो है वो सही है। तो पहला क्यों गलत है? तो जेट धाराएं जो है वो उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जेट धाराएं जो है वो उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, इसलिए जो है पहला कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन इसलिए सही है कि तेजी से तीव्र होते तूफानों में एक बहुत छोटी स्पष्ट और गोलाकार आंख विकसित हो सकती है, जिसे कभी कभी पिन होल आंख भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है केवल कुछ ही चक्रवातों में आंख विकसित होती है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख के अंदर का वातावरण गर्म होता है न कि ठंडा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठंडा नहीं होता है, तापमान जो है वो गर्म होता है। ठीक है, और गर्म तापमान ही तूफान को प्रेरित करते हैं, इसलिए जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने कहा है कि पश्चिम और उत्तर में अनिर्धारित सीमाएं देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, यहां पे जो है बहुत से सीमाएं जो है अनिर्धारित है, इसके कारण बहुत सी समस्याएं होती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि अनिर्धारित सीमाएं हमारे देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसी में कहा जाता है कि पश्चिम और उत्तर, आगे हम लोग देख लेंगे फिगर में भी कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है अभी वहां का बॉर्डर जो है अनिर्धारित है। तो पश्चिम और उत्तर में अनिर्धारित सीमाओं ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देकर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इंटरनल सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि सुरक्षित सीमाओं के साथ भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेज होती है और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले 10 वर्षों में भारत $10 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा और सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक है, तो सीमाएं हमारी संप्रभुता को परिभाषित करती है। यहाँ पे अजीत डोभाल जी के द्वारा क्लियर कहा जाता है कि जो हमारे देश की सीमाएं हैं या किसी भी देश की बॉर्डर जो है उस देश की संप्रभुता को प्रभावित करती है। सीमाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही वह सीमा है जो हमारी संप्रभुता को परिभाषित करती है। अंतिम बिंदु तक जहां भी हमारी सीमा है वहां तक हमारे देश के सैनिक जाकर अपना पैर रखने में सक्षम है, वह हमारी संप्रभुता की सीमा है। जमीन पर जो कब्जा है वह अपना है, बाकी सब अदालत और कचहरी का काम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है क्षेत्र है जहां हम अपना दावा भौतिक रूप से स्थापित करते हैं, बाकी अदालतों के लिए एक कानूनी मामला है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि बॉर्डर जो है किसी भी देश की सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें यह देखना होगा कि चाहे उत्तरी या पश्चिमी सीमा हो, वे न केवल हमारी संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करती है, न केवल हमारी क्षेत्रीय अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, हमारी संप्रभुता, बल्कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता पर भी
प्रभाव पड़ता है अगर बॉर्डर जो है वो निर्धारित नहीं होता है, डिफाइंड बॉर्डर नहीं होता है। तो देख सकते हैं जो अनडिफाइंड बॉर्डर है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी जो है बॉर्डर सही तरीके से अभी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद वेस्टर्न साइड में पश्चिमी क्षेत्र में देख सकते हैं जो पाकिस्तान है, यहाँ पे अरब सी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये भी जो अनडिफाइंड क्षेत्र है, जिसके कारण भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ चीजें याद रखिएगा, दौलत हो गया, बेग ओल्डी हो गया, ठीक है, गलवान वैली हो गया, ठीक है, पैंगशोंग, सोलेक, ठीक है, उसके बाद कैलाश रेंज हाइट्स, ये सारे क्षेत्र जो है अभी भी जो है अनडिफाइंड क्षेत्र है, अनिर्धारित क्षेत्र है, जिसके कारण अभी भी हमारे आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके कारण तो सीमा सुरक्षा का देश की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। क्लियर कहा गया है कि सीमा सुरक्षा का देश की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है, जैसे कट्टरपंथ का आना, बड़ी संख्या में रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, अराकान म्यांमार क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, और कभी कभी धार्मिक या फिर यात्रा संबंधी लगाव भारत में के कारण उनके सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत में जो है सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है बॉर्डर का। इसी में कहा गया है कि भारत के तीव्र आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा। तो सीमा सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रगति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे जनशक्ति की आवश्यकता कम होती है और बेहतर सेंसर और रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार होती है। जल्द से जल्द हम लोग सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जान मान की हानि भी नहीं होती है। अगर कैमरा हो, ड्रोन हो, सैटेलाइट हो, इन चीजों से अगर हम लोग बॉर्डर पर नजर रखते हैं तो अगर हमला भी होता है तो डायरेक्ट जो है वो हमारे सैनिकों की हत्या नहीं होती है। ठीक है, सैनिक शहीद नहीं होते हैं, उससे उनकी भी जीवन की रक्षा हो जाती है। तो इसी में कहा जाता है कि उन्नत प्रौद्योगिकी की महत्व को रेखांकित करने के लिए इजराइल पर हाल ही में हुए मिसाइल हमले का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 99% मिसाइलों को बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रोका गया इजराइल के द्वारा। ठीक है, इसलिए इजराइल जो है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में विश्व का सबसे बेहतर देश है। ठीक है, और उन्होंने प्रभावी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सामरिक खुफिया जानकारी और सीमावर्ती आबादी के साथ जुड़ने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने क्लियर कहा कि जो भी बॉर्डर रीजन में जो गांव हैं वहां के निवासियों से भी सही संबंध बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो भी अवैध मूवमेंट हो रही है सीमा पार से उसके बारे में सही जानकारी देते हैं। ठीक है, तो रोहिंग्या और म्यांमार के लोग की आमद का उल्लेख भारत की सीमा सुरक्षा पर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के रूप में भी देखा गया है। तो यहाँ पे इजराइल का भी उदाहरण दिया गया है। ठीक है, कि इजराइल को किस तरह से समस्या हुई। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल कहां चुके तो सीमा पर उसकी अत्याधुनिक खुफिया जानकारी शून्य थी। ठीक है, वहां पे जो है सीमा पर उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत कम थी। इंटरनल सिक्योरिटी तो इजराइल का बहुत ही बेहतर है, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर नहीं था, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो है फिलिस्तीनी या फिर हमास के लोग जो है वहां पे प्रवेश कर गए इजराइल के रीजन में। ठीक है, तो वे यह नहीं पहचान पाए कि हजारों हमास के लोग घुसपैठ करने जा रहे हैं। उसके पास सभी उस तकनीकें थी। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतनी आंखें हैं। ठीक है, अजीत डोभाल जी के बारे में क्लियर कहा जाता है कि बॉर्डर रीजन में जितने भी गांव हैं वहां के निवासी जो हैं वो देश की संप्रभुता के लिए लगातार जो है कार्यरत रहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी अवैध मूवमेंट होता है, अगर अवैध घुसपैठ होता है तो उसके प्रति जानकारी देते हैं और हम सीमा की निगरानी कर सकते हैं। हमें अपने ग्रामीणों के साथ एक इंटरफेस रखना चाहिए कि वे ज्ञान के भंडार हैं। राष्ट्र की सुरक्षा केवल विश्लेषण लिखना नहीं होता है, जिसे जमीन पर लागू करना होता है और जमीनी स्तर से हमें फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। तो कृपया सीमा पर रहने वाली आबादी से दोस्ती करें, ये इनका सुझाव है। ठीक है, जैसा कि चाणक्य ने किया था कि आप उस सीमा की रक्षा नहीं कर सकते अगर वहां के सीमा के समीप निवासी जो हैं वो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। इसलिए जो है दोस्ती बनाए रखना चाहिए जो भी बॉर्डर पे गांव हैं या बॉर्डर से संबंधित जो भी लोग रहते हैं। तो उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि वर्दीधारी ये लोग पुलिसिंग और उन्हें नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, देश की रक्षा करने के लिए।
इस तरह से जागरूक रखना चाहिए जो भी बॉर्डर से सटे गांव हैं या वहां के निवासी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही गई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के बारे में। ये इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है लगातार जो है अंटार्कटिका में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है प्रदूषण एवं दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। ठीक है, और लगातार जो है कहीं पे भी अगर बर्फ का रीजन है, ठीक है, पोलर रीजन है, और अगर लगातार जो है ह्यूमन का मूवमेंट तेज हो जाता है, अगर वहां पे आवागमन तेज हो जाता है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है और लगातार जो है भारत के द्वारा अंटार्कटिका में पर्यटन की बढ़ती संख्या का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक के लिए 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व केरल के कोची में मिले। ये ध्यान रखिएगा, जो 46वां अंटार्कटिका संधि हुआ था वो केरल में हुआ था। ठीक है, जिसमें 60 से अधिक देश जो है वो शामिल हुए थे। तो बैठक में मतदान के अधिकार वाले 29 परामर्शदाता दल और अन्य गैर मतदान पर्यवेक्षक देश, विशेषज्ञ और आमंत्रित पदाधिकारी शामिल थे। तो भारत ने अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर अंटार्कटिका में पर्यटन के लिए एक नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है। ठीक है, अंटार्कटिका में पर्यटन से प्रदूषण और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अंटार्कटिका अपनी स्वदेशी आबादी की कमी और अपने विशाल अछूते बर्फ के विस्तार के कारण अद्वितीय है, जो इसे पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षित कर रही है। तो एक अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका में पर्यटन 1993 में जहां 8,000 पर्यटकों से बढ़कर 2022 में लगभग 1,05,000 हो गया है। ठीक है, जिससे प्रदूषण और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है। अंटार्कटिका की अनूठी जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने और मानव निर्मित प्रदूषण और आपदाओं को रोकने के बारे में चिंताएं जो है 1966 से ही उठ रही है अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, तो संभावित क्षेत्रीय दावों, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा, और पर्यटन में लगातार वृद्धि से जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव, क्योंकि लगातार जो है विदेशी लोग आएंगे तो वहां का जो स्थानीय निवासी है उनकी जो अपनी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, लगातार दूसरे देश के लोग आए, क्योंकि हमारे देश में भी देख सकते हैं जितने भी विदेशी आए, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर यूरोपियंस हो, उनके जो है कुछ संस्कृति हमारी संस्कृति के साथ समावेशित हो गए हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि उनका अगर संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो पर्यटन को सही तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भारत को विनियामक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ऐसे किसी भी समझौते के बारे में सतर्क रहना चाहिए जो भविष्य में पर्यटन के अवसर को सीमित कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। और बहुत जरूरी कदम जो है भारत के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि अंटार्कटिका में जो पर्यटक इतनी तेज संख्या में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ टेम्परेचर बढ़ सकता है, बर्फ पिघलने लग सकते हैं। ठीक है, हमारे जो महासागर है वहाँ का जल का स्तर बढ़ सकता है, इससे सुरक्षित रहने की जरूरत है। वहाँ प्रदूषण बढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण और खतरे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी वहां पे पर्यटन को भेजना चाहिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है अंटार्कटिका से ही संबंधित है। ठीक है, 6th मास एक्सटिंक्शन, ये भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठी सामूहिक विलुप्ति, छठी विलुप्ति इसी को कहा जाता है, 6th एक्सटिंक्शन शब्द का उल्लेख अक्सर समाचारों में चर्चा के संदर्भ में देखा गया है। तो 6th मास एक्सटिंक्शन होता क्या है? तो मानव जाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का विखंडन, नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को ही कहा जाता है 6th एक्सटिंक्शन। जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था 2018 में आया था यूपीएससी में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लगातार हम लोग का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आज 25 मई है और आज जो है 5वां फेज का इलेक्शन ऑलरेडी जारी है। तो यही कहा जा रहा है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। पिछले जो 4 चरणों में मतदान हुए हैं उसमें 66% या फिर 65% तक ही मतदान हुए हैं। इसके क्या कारण है? तो भारत में 2024 के आम चुनाव के शुरुआती चरणों में कम मतदान एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही, जिससे संभावित लाभार्थियों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस फिगर में पहले फेज में 66%, दूसरे फेज में भी 66%, तीसरे फेज में 65% और चौथे फेज में 62%। और आज जो है 5वां फेज है। तो 1957 से 2019 के बीच लोकसभा चुनाव के ऐतिहासिक डेटा से पता चलता है कि मतदाता मतदान में बदलाव के आधार पर मौजूदा उम्मीदवारों के पक्ष में या उसके खिलाफ कोई मजबूत पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है,
भारतीय चुनावों में मौजूदा उम्मीदवारों के लिए पारंपरिक रूप से बढ़ा हुआ मतदान जो है नुकसानदेह माना जाता है। हालांकि 2014 और 19 में हुआ चुनाव इस धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे खराब मौसम, कोविड-19 की स्थिति, आर्थिक चिंताएं, मतदाता की उदासीनता, या फिर कोई भी प्रतिनिधि सही रूप से नहीं कार्य कर रहे हैं या सही नहीं है, या फिर नोटा का भारतीय पॉलिटिक्स में व्यवहारिक नहीं है अभी भी। तो इन कारणों को भी अगर हम लोग जोड़ दें, इसके कारण भी लगातार भारत में मतदान में कमी देखी जा रही है। तो वहीं अमेरिका की बात की जा रही है कि अमेरिका में क्लियर कहा जाता है कि उच्च मतदाता मतदान को अक्सर जो है लोकतंत्र के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इस मामले पर परस्पर विरोधी शोध भी होते रहे हैं। ठीक है, तो शोध से पता चला है कि चुनाव परिणामों पर मतदाता मतदान का प्रभाव संदर्भ निर्भर करता है, जो अलग अलग चुनाव और स्थानों में अलग अलग दरों में मतदान होता है। तो किसी विशेष पार्टी की जीत की पूर्व अनुमेयता में विश्वास मतदाता भागीदारी को रोकता है। ठीक है, 1996 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया था, पहले से ही मान लिया गया था कि अगर ए और बी व्यक्ति खड़ा हुए हैं, ए व्यक्ति को पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है, तो बी को जो मतदान देने वाला भी था व्यक्ति, वो हतोत्साहित होकर वो मतदान ही देने नहीं गया। ठीक है, मतदाता भागीदारी ही नहीं किया। ठीक है, यही बात कहा जाता था। तो भारत में उच्च मतदाता मतदान के प्रभाव इसकी बहुदलीय प्रणाली और विविध राज्य विशिष्ट राजनीतिक परिदृश्य के कारण भी अधिक सूक्ष्म होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण कम मतदान हो रहे हैं भारत में। अब इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे असर्शन रीजन का लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यूपीएससी में। तो असर्शन में कहा जाता है कि भारत में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव में प्राप्त सीटों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन मतों के बहुमत का नहीं। ठीक है, उसके बाद रीजन में क्या कहता है, तो बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनावों में प्राप्त मतों के सापेक्ष बहुमत के आधार पर परिणाम तय किए जाते हैं। तो इसमें एसर्शन जो है वो बहुत सही है और रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें मेनली जो है इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली कहा जाता है कि ये सही बात है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार बनाती है, जिसकी भी ज़्यादा संख्या में सीटें आती हैं, लेकिन हमेशा नहीं है कि ज़्यादा संख्या में सीट लाने वाले ही व्यक्ति सरकार बनाती है। आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार के पास सबसे कम सीट है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, फिर भी जो है जेडीयू ने अपना सीएम बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कुछ ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि हमेशा जब भी एक्सट्रीम कोई भी वर्ड आ जाता है, खास के यूपीएससी क्वेश्चन में, तो उसको एक दो बार जरूर देखना चाहिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो है पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है, तो इसका क्लियर अर्थ है कि जो पहले निर्वाचित हुआ था उसने सही कार्य नहीं किए और उसके विरुद्ध में बहुत बड़ी संख्या में और उम्मीदवार खड़े हो गए, इसलिए जो है इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका जमानत खो दिया। अगर प्रत्याशी, जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा में किसी क्षेत्र में कुल जितना भी वोट पड़ा, कुल पड़े वैध वोटों का अगर 1/6 मतलब 16.6% भी अगर कोई प्रतिनिधि नहीं प्राप्त करता है वोट, तो उसका जो है जमानत जब्त हो जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और जमानत के लिए जो है कितना पैसा लगता है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए लगभग 25,000 और SC ST के लिए लगभग 12,500। ठीक है, वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10,000 रुपये जमानत लगते हैं और SC ST के लिए जो है लगभग 5,000 लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ से। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते गए उससे संबंधित कुछ PYQ भी डिस्कस किए। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।